दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों रात के 10 पीएम की इस शो में आज हम चर्चा करने वाले हैं रेलवे के बारे में कुछ ऐसी बातें जो 99% लोग नहीं जानते। हालांकि आपके मन में उत्सुकता जरूर होती है कि ऐसे सवालों के बारे में कोई बताए, लेकिन आज तक किसी ने आपको इन सवालों के बारे में नहीं बताया कि इसका उत्तर क्या होगा। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ दोस्तों, जंक्शन, सेंट्रल और टर्मिनस में क्या डिफरेंस होता है, आपने सुना होगा। जैसे प्रयागराज जंक्शन, वाराणसी जंक्शन, ठीक है, इतना तो सुना होगा। इसके अलावा दोस्तों सेंट्रल भी सुना होगा, जैसे चेन्नई सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल। या फिर टर्मिनस के बारे में बात करें तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है, या फिर लोकमान्य तिलक टर्मिनस। फिर ये टर्मिनस क्या होता है? कभी कभी टर्मिनल भी बोला जाता है, लेकिन टर्मिनस आप बोलिए तो ज़्यादा सही है, ठीक है। लेकिन इसके बीच में अंतर क्या है, कैसे पहचानेंगे कि कोई जंक्शन है, सेंट्रल है या टर्मिनस है? कभी कभी दोस्तों आप एक और शब्द सुनते होंगे, जैसे छावनी के बारे में, ठीक, अंबाला छावनी, अंबाला कैंट या वाराणसी कैंट, ठीक है, बनारस कैंट, इस तरह के शब्द भी सुनते हैं। फिर ये क्या आ जाता है, ठीक है, जैसे आगरा कैंट, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे शब्द भी सुनने को मिलते हैं। तो क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, क्यों ऐसा नाम रखा गया? या यहाँ पर दोस्तों आपको ट्रेन की बोगियां दिख रही होंगी, इन बोगियों में दोस्तों कुछ लाइनिंग नजर आ रही होगी, ठीक है। ये लाइनिंग का मतलब क्या है? आराम से पेंट कर दी होती है एक जैसे कलर का, ये कोई डिजाइन नहीं है, इसका एक मतलब होता है। लेकिन समस्या है कि आज तक हमें किसी ने बताया नहीं, क्योंकि वो बातें हैं जो आपको किसी किताबों में नहीं मिलेंगी। फिर सब पढ़ा कैसे जाए, जाना कैसे जाए? मैं बना रहा हूँ ना वीडियो, रात को 10 बजे मिलिए, ऐसी वीडियो पे चर्चा करेंगे, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं, ट्रेन के पीछे दोस्तों कभी कभी ये इंग्लिश का कैपिटल लेटर यक्स के जैसा कोई एक सिंबल देखने को मिलता है, या फिर कभी कभी एल वी, यहाँ आपको नजर नहीं आएगा लेकिन छोटा सा एल वी लिखा हुआ, कैपिटल लेटर में एल वी, वो भी खास करके लाल रंग के दोस्तों बोर्ड पर सफेद अक्षर में दोस्तों एलवी लिखा होता है। मतलब क्या है सर, नहीं पता कुछ, ठीक है। या स्टेशन जाते होंगे, कोई भी दोस्तों स्टेशन का नाम होता है, उसके नीचे समुद्र तल की ऊंचाई के बारे में लिखा होता है कि ये स्टेशन समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है। जरूरत क्या है? कुछ ना कुछ कारण होगा ना। आज हम इसी पे चर्चा करने वाले, ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट का अगर समय होगा तो मुझे दीजिए, मैं सारी चीज़ें, सारी बातें आपके दिमाग में ऐसे समझा दूंगा कि आप हमेशा हमेशा के लिए चीज़ें याद कर पाएंगे। और क्यों याद करना है, क्यों जानना जरूरी है? आप नहीं चाहते क्या कि आप लोगों से अलग होइए, आप लोगों से ज़्यादा बेहतर बनिए? बेहतर बनेंगे कैसे? जब थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखेंगे, नई नई बातों को जानेंगे। कभी स्टेशन पर जाएंगे और इस तरह की बातें जब आप करेंगे किसी से ना, लोग आपसे प्रभावित होंगे। आइए मिलते हैं, सीखते हैं कुछ, ठीक है। कभी दोस्तों ट्रेन पर दोस्तों जो नीले बोगियां होती हैं, देखिए ट्रेन में बोगियां भी अलग होती हैं। मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा अगले 2-3 दिनों में, कि ये बोगियां कभी लाल होती हैं, कभी नीली होती हैं, कभी भूरी होती हैं, कभी हरी होती हैं। सर एक जैसा पेंट यूज कर लिए होते हैं, हाँ, अलग अलग पेंट यूज करने की क्या जरूरत है? एकदम सही, बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है। मैं इस प्रश्न का भी दोस्तों जवाब दूंगा, लेकिन आज नहीं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ऐसे बोगियों के ऊपर दोस्तों इस तरह की धारियां होती हैं, और ये धारियां दोस्तों ग्रे या सफेद कलर से बनाई जाती हैं। नीली बोगियों पर जो धारियां होती हैं, कभी दोस्तों इस तरह की धारी नजर आए ना, तो समझ जाइए वहां से उस बोगी को अलग किया जा सकता है। सर बोगी को क्यों अलग करना? देखिए कभी कभी मन में ये भी सवाल आता होगा कि सर ये बोगियां अलग अलग क्यों बनती है, एक साथ लंबी बोगी बन गई होती। नहीं, समस्या हो जाता दोस्तों। हर बोगी में एक स्पेसिफिक दोस्तों सीट होती है, और जो बोगियां होती हैं ट्रेन में, ये अधिकतम 24 बोगी होती है। हाँ सर, हमने गिना है। किसी को लगेगा सर हाँ हाँ हमने देखा है, हमने गिना भी है सर एक बार, कि 24 बोगियां होती है, इससे कम होती है। लेकिन सर कभी 24 से ज्यादा नहीं देखा। आपको पता है 24 से ज्यादा क्यों नहीं होती? क्योंकि एक बोगी की जो लंबाई होती है वो होती है लगभग 25 मीटर की लंबाई, और 25 मीटर का अगर आप गुणा कर देंगे 24 बोगी में, तो उत्तर आ जाएगा 600। यानी एक पूरी ट्रेन की लंबाई हो जाती है 600 मीटर। अच्छा, इंजन भी जोड़ लीजिए, 25 मीटर का इंजन होता है, 625 मीटर। कभी कभी दोस्तों एक मालवाहक बोगी होती है जिसमें सारा सामान भरा जाता है, ठीक है, पार्सल वगैरह, वो भी लग जाता है, उससे भी जोड़ दीजिए, हो जाता 650 मीटर। और भारत में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, उस पर जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन रेलवे स्टेशन पर, वो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 650 मीटर से लेकर 700 मीटर तक है अधिकतम। इससे ज्यादा लंबे प्लेटफॉर्म और नहीं है। जैसे गोरखपुर वगैरह पे है लंबे प्लेटफॉर्म, वहां क्या है कि 1 नंबर 2 नंबर एक ही प्लेटफॉर्म पर है। क्या बात करते हैं सर, कभी जाइए गोरखपुर, देखिए एक ही प्लेटफॉर्म पर दोस्तों 1 नंबर 2 नंबर मिलेगा, तो सिंपल सी बात है। अब वो तो सीधे फीधे क्या हो गया, 1.5 किलोमीटर लंबा प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है। तो ऐसा होता है क्योंकि वहां आमने सामने दोनों से ट्रेनें आती हैं, फिर उनको अलग अलग दिशाओं में भेज दिया जाता है, इस तरह से रहता है। खैर उसकी बातें हम नहीं करते हैं। मोस्टली जो प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे वो अमूमन दोस्तों 700 मीटर के आसपास होते हैं। अगर ये बोगी 30 कर देंगे, ठीक है, और 25 मीटर वाली हो जाएगी, तो 25 या 75, 750 मीटर हो जाएगा। और फिर बोगी मालवाहक वाली और ट्रेन का साइज अलग से जोड़ लीजिए, तो 800 मीटर। 800 मीटर का तो प्लेटफॉर्म ही नहीं होता है।
फिर जब प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो आदमी उतरेगा कैसे? बोगी से भाई पैसेंजर चढ़ेगा उतरेगा, उसमें बुजुर्ग भी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, महिलाएं हो सकती हैं, फिर तो जास्ती हो जाएगा ना। टिकट का पैसा भी ले लिया और प्लेटफॉर्म भी नहीं उतरने को दे रहा है रेलवे, ठीक है, ये तो गलत है, ठीक है। तो ये रीज़न होता है दोस्तों कि जो बोगियां होती हैं वो अधिकतम 24 होती हैं। अब धीरे धीरे प्लेटफॉर्म बढ़ाए जा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, जब प्लेटफॉर्म बढ़ाया जाएगा तो बोगी बढ़ जाएगा। हो सकता है आने वाले समय में ये 24 से बढ़कर बोगियां हमें 30 देखने को मिले, हमें 35 भी मिल सकती, 50 भी मिल सकती है। सर एक चीज़ और, ये मालगाड़ियों में सर बोगियां खूब लगी रहती हैं, तो मालगाड़ी में पैसेंजर नहीं होते भाई ना, मालगाड़ी में पैसेंजर नहीं। और एक चीज़ और याद रखें, मालगाड़ी की जो बोगियां होती हैं वो छोटी होती हैं, वो 11 से लेकर 14 मीटर या 15 मीटर तक की बोगी होती है, जबकि जो पैसेंजर ट्रेन की बोगियां होती हैं वो 25 मीटर तक की होती हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप ध्यान देंगे तो 2 मालगाड़ियों की बोगियों को मिलाकर एक पैसेंजर बोगी बनती है। तो देखिए डबल तो ऐसे हो जाएगा, 24 दूना 48, समझ रहे हैं। अगर 24 इसमें लगता है तो मालगाड़ी में तो 48 लगना चाहिए। खैर ये सब बात की बातें हैं। अभी मुद्दे की बात करते हैं कि लाइनिंग किस लिए। कहीं भी आपको लाइनिंग नजर आए तो समझ लीजिए ये लाइनिंग जहां कहीं भी मिलती है वो जनरल बोगियां स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपको ना कभी जनरल, देखिए आप एसी की पहचान कर लेते हैं, अच्छा वो एसी पूरा कांच से बंद है वो डब्बा, तो पूरा एसी वाला डब्बा होगा। अब वो चाहे एसी में 2 टायर हो, 3 टायर हो, 1 टायर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। H1 को 1 टायर कहते हैं, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको आप पहचान जाते हैं। S1 S2 S3 दोस्तों इसमें भी सीक्वेंस होता है, यस के बाद 9 नहीं लगा सकते, S1 के बाद, ठीक है, यस के बाद S2 आएगा, S3 आएगा सीक्वेंस में, ठीक है। लेकिन जो जनरल बोगियां होती है, जो अनरिजर्व वाली होती है, जो सेकंड क्लास की होती है, जिसमें कम फेयर देकर लोग दोस्तों सफर कर सकते हैं, जो उनके लिए होती हैं, ठीक है, निचले तबके लोगों के लिए, तो दोस्तों वो जो बोगियां होती हैं वो या तो ट्रेन के स्टार्टिंग में या तो एंड में दोस्तों जोड़ी जाती हैं, और जहां भी उन्हें जोड़ा जाता है वहां इस तरह का सैंबल होता है। तो ये जो सैंबल बना है दोस्तों, इसको ट्रेन स्टेशन पे खड़े होकर अगर किसी ट्रेन पे आप देखते हैं तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो आपका सेकंड क्लास का डब्बा होता है ये उसी पर सैंबल देखने को मिलता है, ये इसकी पहचान है। मेरी बात समझ में आ रही ना। इसी तरह आगे ये बात करते हैं। एक सवाल और, कभी कभी ये येलो कर देता है। सर एक जैसा रखा होता है, नहीं तो और परेशान कर रहा है, नहीं परेशान नहीं कर रहा है, अगर येलो किया कोई कारण होगा ना, नहीं तो पीछे की तरह जैसे होता वैसे कर लेता। कारण ये दोस्तों कि अगर किसी भी ट्रेन की डिब्बे पे इस तरह की येलो लाइन आपको मिल जाए तो समझ लीजिए वो वाला जो डब्बा है वो स्पेशली दिव्यांगों के लिए तैयार किया गया है। जो बीमार लोग हैं, जो अस्वस्थ लोग हैं, ये स्पेशली उनके लिए तैयार किया गया है। ये सैंबल इस चीज को दर्शाता है। आगे बात सुन। इसी तरह से दोस्तों कभी कभी आप ग्रीन पट्टी देखते हैं, इस तरह से दोस्तों ग्रीन पट्टी, अगर आप मुंबई जाएंगे तो मुंबई में जो लोकल चलती है दोस्तों, उस लोकल ट्रेन के ऊपर आपको इस तरह की ग्रीन पट्टियां मिल जाती। कहीं भी ग्रीन पट्टी हो तो गलती से आप उस पर कदम मत रखिएगा, अगर आप जेंट्स हैं तो। मेल अगर आप हैं, ठीक है, पुरुष की श्रेणी में अगर आप आते हैं तो गलती से इस वाली बोगी मत घुस जाइएगा, वरना फिर फाइन ही देना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बोगियां बताती हैं कि केवल वुमेन के लिए हैं, महिलाओं के लिए आरक्षित बोगियां, इसमें महिलाएं ही सफर कर सकती हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो कभी किसी बड़े शहर में जाइए, यदि वहां पर बोगियों के ऊपर इस तरह की हरी पट्टियां दिख रही हैं तो अलर्ट रहिए, और अगर दोस्तों इस तरह की लाल पट्टियां दिख रही हैं तब तो विशेष रूप से अलर्ट रहिए। जी हाँ, विशेष इसी कारण से दोस्तों गांधी जी को धक्का मार के अफ्रीका में स्टेशन से भगा दिया गया था, निकाल दिया गया था, ट्रेन की बोगी से धक्के मार के उतार दिया गया था, और उनका जो है जी हर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद तो बहुत सारा आंदोलन हुआ। खैर रंग भेद की नीति से अफ्रीका को उबारने वाले महात्मा गांधी जी पहले व्यक्ति थे, खैर अलग बात है, जो भी हो। तो यहाँ आप ध्यान देंगे दोस्तों, ये रेड पट्टियाँ, वहाँ भी कंडीशन आई थी कि महात्मा गांधी जी टिकट दूसरे क्लास का लिए थे और फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे थे, तो जाहिर सी बात उतार दिया जाएगा। आज भी हमारे यहाँ होता है कि आप दोस्तों जिस ट्रेन में सफ़र करते हैं, आपका स्लीपर का टिकट है तो आप स्लीपर में बैठ के जाइए, आप एसी में मत जाइए, सबकी एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को तोड़ने की जरूरत नहीं। तो जब कभी आपको ऐसे मिल जाए तो हमेशा दिखाता है कि प्रथम दर्जा है, फर्स्ट क्लास का है। अगर आपके पास फर्स्ट क्लास का टिकट हो तभी दोस्तों इस बोगी में प्रवेश कीजिएगा। मुंबई वगैरह में दोस्तों फिर से लोकल में आपको इस तरह की बोगियां मिल जाएंगी, नहीं तो मत जाइएगा, वरना फिर से आप जो है दंड के शिकार हो जाएंगे, फाइन तो भरना ही होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये 3-4 बातें जो विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है। अब आते हैं दोस्तों अपने अलग सवाल पर। सवाल आपका यह था कि सर जंक्शन, सेंट्रल, टर्मिनस में क्या डिफरेंस होता है। सर कम शब्दों में आप बताइएगा, ज़्यादा समय ना लगे, ठीक है। ध्यान दूंगा मैं अपनी बातों को और कम शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहला सवाल कि जंक्शन क्या होता है। याद रखिएगा, कोई ऐसा रेलवे स्टेशन, कोई भी भारत का कोई भी ऐसा रेलवे स्टेशन जहां से कम 3 रूट जाता हो। कितना रूट? कम से कम 3 रूट जाता हो दोस्तों, 3 या 3 से अधिक रूट जाता हो। मिनिमम कितना होना चाहिए? तो मिनिमम जो होना चाहिए दोस्तों 3 अलग अलग रूट होना चाहिए दोस्तों वहां से। अगर वहां से 3 अलग अलग रूट जाता है तब उस स्थान को जंक्शन का नाम देते हैं, क्योंकि जंक्शन का मतलब होता है अलग अलग लोगों का आके मिलन हो रहा है, ठीक है। तो मिनिमम दोस्तों 3 रूट होना चाहिए।
3 रूट रहेगा तभी जंक्शन कहलाएगा। अगर 3 रूट नहीं है कहीं पे तो कतई उसे जंक्शन नहीं कहा जाएगा, ठीक है, वो स्टेशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों? उसे स्टेशन कहा जाएगा, उसे जंक्शन नाम नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक शब्द मिलेगा दोस्तों, सेंट्रल। क्या मिलेगा? सेंट्रल। जैसे आप एग्जांपल देखते हैं, चाहे चेन्नई सेंट्रल की बात करते हैं, मुंबई सेंट्रल की बात करते हैं, इस तरह से। अच्छा, पहले टर्मिनस आ गया, टर्मिनस के बारे में समझिए। टर्मिनस का मतलब होता है, क्या होता है दोस्तों? किसी चीज को टर्मिनेट कर देना। टर्मिनेशन से दोस्तों ये शब्द बना हुआ है और इसका अर्थ है खत्म हो जाना, यानी जहां पटरियां जाकर खत्म हो जाती हैं। जैसे अभी क्या होता है, रेलवे की पटरियां आई, किसी स्टेशन तक पहुंची, फिर उसके आगे दोस्तों कंटिन्यू होगी, तो ट्रेन आती है, फिर उसी के रास्ते से आगे निकल जाती है, ऐसा होता है ना। लेकिन टर्मिनस वह स्थान होता है जहां पर पटरियां खत्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, उसके बाद ट्रेन आगे नहीं जाती है, ठीक है। इसीलिए क्या कहा गया उसे? टर्मिनस। जैसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई में है, इसी तरह लोकमान्य तिलक टर्मिनस ये भी मुंबई में है, एलटीटी जिसे हम कहते हैं, इसको सीएसटी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो टर्मिनस है दोस्तों, यहाँ पे पटरियां समाप्त हो जाती हैं, मतलब एक ही जिस दिशा से ट्रेन आएगी वापस उसको उसी दिशा में जाना पड़ेगा, उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है, ये आप याद रखें, क्योंकि आगे कोई ट्रैक ही नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह से सेंट्रल का नाम आता है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा चेन्नई सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल, ठीक है, या कानपुर सेंट्रल, ये पढ़ा होगा दोस्तों। ये जो सेंट्रल नाम है ना, ये देखिए, इसको डिसाइड कर पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब इसके बारे में मैंने शोध किया तो मुझे पता चला कि जब सेंट्रल वर्ड कहीं लगा हो तो आप मान के चलिएगा कि ये उस पर्टिकुलर शहर का सबसे पुराना स्टेशन है और सबसे व्यस्ततम स्टेशन है। जैसे कानपुर सेंट्रल अलग है, जैसे मुंबई सेंट्रल अलग है, सीएसटी अलग है, एलटीटी अलग है, बहुत सारे वहाँ स्टेशन हैं, लेकिन मुंबई के सबसे पुराने स्टेशन में से एक कौन सा दोस्तों? मुंबई सेंट्रल, ठीक है। तो जो सेंट्रल शब्द लगा होता है, ये डिनोट करता है, ये दर्शाता है कि ये उस शहर का सबसे पुराना और सबसे व्यस्ततम जो है स्थान होगा, रेलवे स्टेशन का पार्ट होगा दोस्तों, ये बताता है, इसका यही अर्थ निकल कर आता है, ठीक है। तो ये 3 बातें आप जरूर याद रखिएगा। इसी तरह से कहीं कहीं पे दोस्तों कैंट लिखा होता है, जैसे आगरा कैंट, जैसे बनारस कैंट, इस तरह से कैंट। तो कैंट का मतलब है दोस्तों कि इसके आसपास कोई मिलिट्री एरिया है या फिर कोई छावनी है, जिस वजह से इसे कैंट नाम दिया जाता है, जैसे अंबाला कैंट, ठीक है। तो आप कहीं पे दोस्तों अगर आपको कैंट वर्ड मिल रहा है ना, तो आप समझ जाओ कि आप किसी मिलिट्री एरिया के आसपास हो या कोई मिलिट्री की छावनी वहां पर है, उसके आसपास है, इस वजह से दोस्तों ऐसा लिखा हुआ आपको मिलता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आ रही बात समझ में ना? इस तरह से दोस्तों इसका नामकरण किया जाता है। अब अपने एक और सवाल पर आते हैं कि सर ये समुद्र तल से ऊंचाई, जैसे यहाँ देखिए प्रयागराज संगम स्टेशन है दोस्तों, लिखा है संगम के पास में है, प्रयागराज जंक्शन अलग है, प्रयागराज संगम अलग है, ठीक है। और यहाँ लिखा है समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 95.35 मीटर, या फिर मैं नई दिल्ली की बात कर दूं तो ये 214.42 मीटर, ये दोस्तों एक समुद्र तल से ऊंचाई माना गया है। फिर ये समुद्र तल से ऊंचाई क्यों लिखा जाता है? हर एक रेलवे स्टेशन पर दोस्तों जहां आपको इस तरह के बोर्ड दिखेंगे उस पे समुद्र तल से ऊंचाई जरूर लिखी गई होती है। अच्छा, कहीं कहीं पे आप हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे और एक तीसरा लैंग्वेज जहां उर्दू है। तो उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो इसकी राजकीय जो भाषा स्वीकृत की गई दोस्तों, उसमें उर्दू भी शामिल है, इस वजह से यहाँ लिखा गया है। बाकी अगर आप किसी और जो है राज्य का दौरा कर रहे हैं, वहाँ पे यात्रा कर रहे हैं, तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होती है वो यहाँ पे नजर आएगी। देखिए इंग्लिश में तो हर जगह लिखा मिलता है, हिंदी हर जगह नहीं, जो हिंदी भाषी राज्य वहाँ हिंदी का इस्तेमाल मिलेगा, लेकिन बाकी की जगह जो है दोस्तों वहाँ अलग अलग लैंग्वेज भी यूज किए जाते हैं। उसको लेकर परेशान नहीं होना, हमें बात करना है समुद्र तल क्यों लिखा होता है इसके बारे में। तो याद रखेगा ये जो जानकारी है ये पैसेंजर के लिए नहीं होती, आम जनता के लिए नहीं होती है। फिर ये जानकारी किसके लिए होती है? ये जानकारी ट्रेन को चलाने वाले ड्राइवर और उसमें बैठकर चलने वाले गार्ड के लिए होती है। ये ड्राइवर और गार्ड के लिए सर ये समुद्र तल से ऊंचाई का क्या लेना देना है? मैं अगर कहूं, एक बात तो आप जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, ठीक है, और समुद्र तल से ऊंचाई अलग अलग स्थानों की अलग अलग है, ठीक है। अब मान लीजिए आप कहीं पहाड़ी एरिया पर चल रहे हो, जैसे मान लीजिए कहीं समुद्र तल से ऊंचाई यहाँ है, ठीक है, 200 मीटर, और ट्रेन को जाना है 250 मीटर पे, ठीक है। तो ट्रेन की पटरी थोड़ा ऐसे स्लोप में होगी, वो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ आप समझो ना, 200 मीटर से 250 मीटर जाने के लिए ट्रेन को थोड़ा प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा टार्क की जरूरत पड़ेगी। मैं कुछ गलत कर रहा हूं? या मैं कहूं आप 250 मीटर से 200 मीटर पे आना चाहते हैं, तो दोस्तों यहां पर अब तो ट्रेन को ब्रेक लगा के चलना पड़ेगा, यानी उसे फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। इसीलिए जरूरत पड़ता है इस समुद्र तल की ऊंचाई का, ताकि ड्राइवर को यह पता चले कि हमें ट्रेन को कितना टार्क देना है, कितना पावर देना है, ये उसको आइडिया लग पाए। इसी वजह से दोस्तों ऐसा होता है, यही सारी बातें यहां पर दी गई हैं।
मेरी बात आप समझ रहे हैं ना अच्छे से। अच्छा, इसका एक कारण दोस्तों और भी है, जो विशेष कारण है दोस्तों, इसी प्रकार से जैसे ऊपर जाएगी तो टार्क देना पड़ेगा, नीचे जाएगी तो दोस्तों क्या देना पड़ेगा, फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फ्रिक्शन यानी अब हर बार तो ब्रेक लगा के चलोगे नहीं कि ब्रेक मारो ऐसे ऐसे चलोगे नहीं। ठीक है, एक फ्रिक्शन यानी दोस्तों यहां पर कम फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी ताकि धीरे धीरे दोस्तों स्लोप पे ट्रेन चले, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसकी मदद से, अच्छा एक चीज और बताइए, जो ट्रेन के ऊपर दोस्तों बिजली के तार गए होते हैं, अब दोस्तों उसी से तो पूरी सप्लाई होती है ट्रेन में। समस्या इस बात की है कि मान लीजिए ऐसे चढ़ाई हो रही है और दोस्तों टार्क बराबर नहीं रखा गया, तो दोस्तों होगा क्या, ये जो ट्रेन होगा दोस्तों ऊपर चढ़ते समय हो सकता है कि रगड़ खाए, या नीचे उतरते समय दोस्तों स्लोप में प्रॉब्लम हो जाए। तो इसी वजह से दोस्तों इसका भी ध्यान रखा जाता है। तो जब समुद्र तल से ऊंचाई पता होती है तब दोस्तों खंबे को उसी हिसाब से अरेंज किया जाता है, या यहाँ पर दोस्तों जो इलेक्ट्रिक वायर के लिए दोस्तों जो टच करने के लिए आप पॉइंट दिया होता है दोस्तों, उसको उसी हिसाब से ट्रेन के जो गार्ड होते हैं, जो ड्राइवर होते हैं, उसको उसी हिसाब से सेट करते रहते हैं ताकि सप्लाई जो है उसकी कंटिन्यूटी हमेशा मिलती रहे और कहीं ज्यादा इस पर घर्षण ना हो। आइए एक सवाल और देखते हैं। ट्रेन के डिब्बों पर दोस्तों जो एक्स वाला सिंबल बना होता है ना, एक्चुअली में एक्स का सिंबल नहीं है, ये जो सिंबल है दोस्तों एक कट का सिंबल है। ठीक है, अब क्योंकि दोनों सिंबल एक जैसे नजर आते हैं इसलिए हम इसे एक्स मान लेते हैं। एक्चुअली में यह एक्स नहीं लिखा होता, यह लिखा होता कट। कट का मतलब होता है दोस्तों, अब इसके पीछे कोई भी बोगी नहीं है, ताकि दूर से किसी भी इंसान को ये देखकर पता चल जाए, अगर अंतिम में एक्स लिखा हुआ है तो ये उसे ज्ञात हो जाए कि ये ट्रेन में इतनी ही बोगी थी। मान लीजिए कभी ऐसा हो कि पीछे के दो बोगी चले गए, पीछे के दो बोगी चले गए, कैसे पता चलेगा आगे वाले पैसेंजर को, कैसे पता चलेगा कि मेरे पीछे कितनी बोगियां थी, कोई गिनता तो है नहीं। फिर कैसे पता चलेगा दोस्तों, उसी से पता चलता है। अगर अंतिम में ये कट बना है तो ये बताता है कि अंतिम बोगी यही है, इसके पीछे कोई दूसरी बोगी नहीं है। इसी वजह से दोस्तों इस पर क्या बना होता है, कट बना होता है, ताकि जब भी ये ट्रेन किसी रेलवे स्टेशन से गुजरे तो रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले जो लोग हैं जो इस ट्रेन को सिग्नल देते हैं, उनको पता चल जाए कि ट्रेन का पूरा डब्बा एक साथ है, कोई भी ऐसा डिब्बा नहीं है जो ट्रेन से अलग हो चुका है। ठीक है, इस वजह से दोस्तों ऐसा सैंबल बना होता है। ठीक है, इस सैंबल के अलावा दोस्तों अब एक और नया काम आ गया है। इस सैंबल के नीचे देखेंगे तो ऐसे एक लाइट जलती है। ठीक है, प्रॉब्लम है सर लाइट कहां से आ गया, मान लो दिन में तो सैंबल देख के काम चला लेंगे, रात के समय कैसे देखेंगे, कोई ट्रेन गुजर रही है रात में आप कैसे देखेंगे कि यही आखिरी डिब्बा है, आप बताइए। मान लीजिए आप ही रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, ठीक है, और आप किसी ट्रेन को सिग्नल दे रहे हैं कि हाँ आपके सामने से कोई ट्रेन गुजर रही, कैसे आप जानेंगे, रात का समय है, लाइट थोड़ा सा कम है, कैसे आप जानेंगे कि यही आखिरी डिब्बा है दोस्तों, एक्स तो आपको नजर आएगा नहीं। इस वजह से दोस्तों यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ पर एक रेड लाइट दिया जाता है। रेड लाइट क्या करता है दोस्तों, ये जब ऐसे इसमें से जो प्रकाश निकलता रहता है, ठीक है, ब्लिंक करता रहता है, तो इससे पता चल जाता है कि हाँ यही आखिरी डिब्बा है। या अब दोस्तों एक चीज और है, यहाँ पे एलवी लिखा होता है, क्या होता है, एलवी। कभी कभी ऐसा भी सिंबल आपको मिलेगा जहां पर एलवी लिखा होता है। अभी एलवी का मतलब क्या होता है, देखिए यहां पर आपको एलवी नजर आ रहा होगा। एलवी का मतलब होता है लास्ट व्हीकल। एलवी का मतलब क्या हो जाता है, लास्ट व्हीकल, यानी यही इस ट्रेन का अंतिम डिब्बा है। अगर किसी कारणवश से एलवी नहीं लिखा है या एक्स नहीं लिखा है दोस्तों, तो याद रखें कभी कभी ऐसा होता है कि एक्स वाला सिंबल नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, तो अब दोस्तों एलवी टांग दिया जाता है, एलवी का एक बोर्ड टांग दिया जाता है ताकि ये कंफर्म हो जाए कि हाँ यही आखिरी डिब्बा है। यदि ऐसा नहीं है तो जो ट्रेन के अलग अलग उसको मैनेज करने वाले लोग होते हैं वो तुरंत अपनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई डिब्बा गायब हो गया हो, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, आपको सुनकर अच्छी लगी होंगी। अगले वीडियो में दोस्तों और भी बहुत चीज़ों पर ऐसे हम चर्चा करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आपको इस तरह की अलग अलग बातें जो कभी किसी किताब में नहीं दी गई, आज तक कभी किसी ने आपको बताया नहीं, चाहे आपके दोस्त हों, चाहे आपकी स्कूलिंग की बात हो जाए, चाहे कॉलेज लाइफ की बात हो जाए, किसी ने आपको इन सारे तथ्यों के बारे में नहीं बताया। आप चाहते हैं इस तरह के चीज़ों के बारे में जानना, तो आप जुड़िए स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल से। रात को 10 बजे दोस्तों इस तरह की स्पेशल वीडियो पर हम चर्चा करते हैं। हर वीडियो अपने आप में यूनिक होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, यही निवेदन आपसे। धन्यवाद।